हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन द डिजॉर्विंग इंडिया। दोस्तों, आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जहां हम पढ़ेंगे पूरे सप्ताह भर के करंट अफेयर्स को। और वो जितने भी करंट अफेयर्स होंगे सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, काफ़ी ज़्यादा फिल्टर्ड होंगे, उनको कैटेगराइज किया जाएगा आपके लिए और आपको उतना ही ज़्यादा आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा जितना आपको इसकी ज़रूरत होगी। अब देखिए, पूरे महीने भर में या फिर मैं बोलूँ पूरे सप्ताह या फिर पूरे दिन भर में जितने भी करंट अफेयर्स के मुद्दे बनते हैं, ऐसा तो है नहीं कि सभी के सभी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा नहीं है। तो कैसे क्लासीफाई करें? आप इजीली कर सकते हो, आप काफ़ी एनलाइटेंड हो, काफ़ी प्रबुद्ध हो, लेकिन इसमें समय चला जाता है। अब आपके 8 घंटे की स्टडी में अगर आप 2 से ढाई घंटे क्लासिफिकेशन करने में अगर निकाल दोगे, तो फिर पढ़ाई कब करोगे? तो आपके इसी काम को आसान बनाने के लिए हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं पूरे सप्ताह भर के करंट अफेयर्स को, जो कि बिल्कुल कैटेगराइज है, बिल्कुल फ़िल्टर्ड है और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो हर सप्ताह हम आपके लिए लेकर आएँगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो चलिए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, जहाँ से हम पहला जो हमारा आर्टिकल होगा आज का, पहला जो टॉपिक होगा, वो होगा यूएस का जो फेडरल रिजर्व बैंक है। आप ध्यान देंगे, यूएस का जो फेडरल रिजर्व बैंक है, उसने अपने जो रेट्स हैं, बैंक रेट्स, उसको क्या रखा है? स्टेडी रखा है। मतलब कि अब वो तय कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि अब उसको फिक्स करके रखें। अभी आपने देखा होगा कि मार्केट में कितना ज़्यादा उथल-पुथल था पिछले 3-4 महीनों की अगर मैं बात करूँ तो होता क्या है कि यूएस एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। पिछले 20, 25, 30 साल से हम सुन रहे हैं कि यूएस बहुत बड़ी इकोनॉमी है। अब ऐसे हालात में यूएस का लिया गया हर एक स्टेप दुनिया भर की इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है, अफेक्ट करता है। अभी आप सुनते होंगे कि चाइना एक विश्व शक्ति, महाशक्ति बन गया है, अर्थशक्ति बन गया है, इकोनॉमिक पावर बन गया है। लेकिन अभी भी अगर आप देखोगे तो डॉलर ही इंटरनेशनल करेंसी के तौर पे काम कर रहा है। समय-समय पे हम करेंसी एक्सचेंज की बात करते हैं। इसी के साथ-साथ हम पेट्रो डॉलर की भी बात करते हैं, जैसे कि हमने अभी ईरान के साथ किया था, रशिया के साथ किया था, जो खाड़ी के देश हैं, गल्फ कंट्रीज़ हैं, उनके साथ भी हम लोगों ने किया था। लेकिन डॉलर अभी भी अपना इम्पोर्टेंस रखता है, अभी भी उसका इम्पैक्ट उतना ही है जितना हुआ करता था। तो होता क्या है कि यूएस में अगर जो उनका इंटरेस्ट रेट है, अगर वो इंक्रीज़ कर देते हैं, इस आर्टिकल का लब्बो-लुआब यही जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी तो फैक्ट्स हम पढ़ ही लेंगे। कॉन्सेप्ट ज़्यादा ज़रूरी है और इकोनॉमी का एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट ने कहा था कि अगर आप एक तोते को डिमांड एंड सप्लाई सिखा दोगे, तो वो भी बहुत अच्छा इकोनॉमिस्ट बन सकता है। तो पूरा का पूरा गेम जो है डिमांड एंड सप्लाई पे है। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है यूएस अपने बैंक्स के ज़रिए, तो क्या हो जाता है? लोग अब बैंक में तो इन्वेस्ट करना ज़्यादा सिक्योर है, ज़्यादा सेफ है, क्योंकि गवर्नमेंट आपको प्रॉमिस कर रहा है, गवर्नमेंट अपने बॉन्ड से ये बात बताने की कोशिश कर रही है कि भाई हम आपको 5% इंटरेस्ट रेट देंगे ही देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इन एनी केस और इन एनी सिनारियो, एक्सेप्शंस यहाँ भी है, लेकिन 95% वो देते ही देते हैं। तो क्या हो जाता है कि दुनिया भर के मार्केट से लोग अपने पैसे निकाल के यूएस के फेडरल रिजर्व में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे में क्या हो जाता है कि यहाँ के जितने भी स्टॉक एक्सचेंज है, वहाँ से पैसा निकलना स्टार्ट हो जाता है। जितना भी एफडीआई और एफपीआई का नाम आपने सुना होगा, एफडीआई और एफपीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, तो आपने इसका भी नाम सुना होगा। तो ये जितने भी एफडीआईज होते हैं और एफपीआईज होते हैं, सबसे पहले एफपीआई पैसा निकालना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही पैसे निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, उसके बाद क्या हो जाता है? मार्केट में केओस का माहौल हो जाता है और हर कोई अपना पैसा निकालना स्टार्ट कर देता है। ऐसे में इंडिया जैसी इकोनॉमी, जापान जैसी इकोनॉमी से क्या हो जाता है? उसके स्टॉक मार्केट से पैसा पुल अप होने लगता है और ऐसे हालात में यहाँ बहुत ही खस्ता हाल हो जाता है, जैसे कि आपने देखा होगा। तब यूएस क्या बोल रहा है कि वो अपना जो इंटरेस्ट रेट है 5.25 से लेकर 5.5% के बीच रखने की कोशिश करेगा। अब ना तो ज़्यादा बढ़ाएगा, ना ही ज़्यादा घटाएगा। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इसका इम्पैक्ट पड़ेगा कि द एनुअल इन्फ्लेशन रेट इन द यूएस इज करेंटली 3.5%, while it is 3.2% इन द यूके एंड 2.4% इन द यूरोप के जो और जो देश हैं, वहाँ पे जो इन्फ्लेशन है उससे ज़्यादा इन्फ्लेशन आपको देखने को मिल रहा है अभी यूएस में। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि अभी क्या किया था ना उन्होंने कि अपना इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, मार्केट से पैसा वापस। अब जब हर किसी के पास पैसा आ जाएगा, अब बैंक उस पैसे को तो अपने पास रखेगा नहीं, उसको क्या करेगा? लोन डिस्ट्रीब्यूट करेगा।
अब जैसे लोन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, लोगों के पास पैसे आ जाएंगे। अब उन पैसे से लोग शॉपिंग करना स्टार्ट करेंगे, घूमना फिरना स्टार्ट करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, मार्केट में अचानक से डिमांड बढ़ जाएगा, सप्लाई वही का वही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात जो मैंने आपको बताई तोते वाली, कि डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड बढ़ेगा, सप्लाई जस का तस है, तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा था, जबकि उसी समय पे आप यूके में देख रहे हैं कि 3.2% का इन्फ्लेशन है, जबकि और यूरोप के जो अलग अलग देश हैं वहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा कि 2.4% इन्फ्लेशन है। इसी से निपटने के लिए यूएस ने बोला है, भाई यूएस का जो फेडरल रिजर्व बैंक है, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई होता है ना, सेंट्रल बैंक, उसने बोला है कि हम अपने इंटरेस्ट रेट को स्टेबल करने की कोशिश करेंगे, ताकि मतलब जो पैसे आ रहे हैं, जो हम लोन अननेसेसरी बांट रहे हैं, उसको थोड़ा सा कम किया जा सके, उसको थोड़ा कंट्रोल किया जा सके। अब देखते हैं कि आखिर हमारा इंडियन इकोनॉमी पे इसका क्या असर पड़ने वाला है। अब देखिए, यहाँ से प्रश्न पूछ दिया जाता है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि आखिर इन सारी चीज़ों का इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। यूएस क्या कर रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है, जापान क्या कर रहा है, उससे हमें क्या लेना देना। लेकिन हाँ, यूएस अगर कुछ कर रहा है तो आपको लेना देना हो सकता है। सबसे पहले कैपिटल आउटफ्लो, कैपिटल का जो आउटफ्लो है वो बढ़ जाता है, अगर वो इंक्रीज करेगा तो जाएगा पैसा हमारे इंडियन मार्केट से, अगर वो डिक्रीज करेगा तो हमारे इंडियन मार्केट में पैसा आएगा। डायरेक्ट मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से इन्फ्लेशन को इम्पैक्ट करता है, इन्फ्लेशन किस तरीके से बढ़ता और घटता है, ऑब्वियस सी बात है। हायर बोरोइंग कॉस्ट, जो बोरो करने की कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, और उसी का वाइस वर्सा भी होता है, उसकी कैपेसिटी घट भी जाती है। डेट बर्डन, माफ कीजिएगा, डेट बर्डन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जब यूएस अपनी इकोनॉमी में कुछ चेंजेस लेकर आता है, जब यूएस का फेडरल बैंक कुछ चेंजेस लेकर आता है, तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है हमारे डेट बर्डन पे। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अब बात करेंगे माइक्रोप्लास्टिक के बारे में। देखो, एक रिसर्च से पता चला है कि ह्यूमंस और डॉग्स में स्पर्म काउंट काफी तेजी से गिर रहा है। इसका क्या वजह हो सकता है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो उसका जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो रीजन है वो होता क्या है कि आपने देखा होगा, डॉग्स जनरली जहाँ पे गार्बेज कलेक्शन एरिया होता है, गार्बेज डंपिंग जो एरिया होता है, वहाँ पे डॉग्स कुछ चीज़ों को खाते समय प्लास्टिक को भी कंज्यूम कर लेते हैं। उसमें पॉलीथीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आगे के आर्टिकल्स में हम देखेंगे। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि उसके टेस्टिकल्स में हमको देखने को मिला है, इंसानों के और डॉग्स के, कि वहाँ पे माइक्रोप्लास्टिक है, जिसकी वजह से उनका स्पर्म काउंट काफ़ी तेज़ी से गिर रहा है। देखो, माइक्रोप्लास्टिक इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन भी फ्रेम किया जा सकता है आप लोगों के सामने। क्वेश्चन ये बनेगा कि बताओ इनमें से फॉलोइंग कौन सा ऐसा है जो कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो उसमें से एक ऑप्शन माइक्रोप्लास्टिक भी हो सकता है। देखो, माइक्रोप्लास्टिक के बारे में अगर हम जाने, क्योंकि अगर रिसर्च में ये बात सामने आई है, तो सबसे पहले हमको माइक्रोप्लास्टिक के बारे में जानना होगा। तो अगर हम माइक्रोप्लास्टिक के बारे में जानें तो 5 मिलीमीटर से छोटे होते हैं। ये हार्म करते हैं किसको, ओशियन को और इक्वेटिक लाइफ को। जो समुद्री जीव जंतु होते हैं उनको ये बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। माइक्रोप्लास्टिक जो पार्टिकल्स होते हैं वो 5 मिलीमीटर 5 mm से कम होते हैं, और जो नैनो प्लास्टिक्स होते हैं वो 100 नैनोमीटर से उनका जो थिकनेस होता है वो कम होता है। अब आप समझिए, देखिए इन दोनों का बीच का डिफरेंस, मिलीमीटर से डायरेक्ट नैनोमीटर। आपको पता है नैनोमीटर 1 नैनोमीटर में कितना होता है, 10⁻⁹ इतना ज़्यादा डिफरेंस है। तो आप समझ सकते हैं कितना थिन इसकी लेयर होती है, और कितनी जल्दी हमारे बॉडी में चला जाता है, और इजीली ये ट्रैवल कर सकता है हमारे बॉडी में भी, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा थिक होगा तो हमें कंज्यूम करने में प्रॉब्लम होगा, कहीं पे जाके वो ट्रैप हो सकता है, फंस सकता है हमारे किसी बॉडी पार्ट में। लेकिन नहीं, वो क्या हो जा रहा है, हमारे हर बॉडी पार्ट को इम्पैक्ट कर रहा है। चलिए चलते हैं अगले स्लाइड के ऊपर। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इन्वायरमेंटल चैलेंजेस क्या है माइक्रोप्लास्टिक को लेकर। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको बताया कि बहुत ही जल्दी स्प्रेड हो जाता है और परसिस्टेंस होते हैं, इंपॉर्टेंट है। इस कीवर्ड को आप ध्यान रखेंगे और आप अपने आंसर राइटिंग में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ बात करें तो वाइल्ड लाइफ को थ्रेट पहुंचाते हैं। बहुत से जो जंगली जो जंतु होते हैं वो क्या करता है, इसको कंज्यूम कर लेते हैं, जिसकी वजह से उसके किडनी, उसका जो और भी इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स है उसको इम्पैक्ट करता है। पॉलिसी चैलेंजेस तो हैं ही, क्योंकि अगर हम एक पॉलिसी बना ले
कि इतने मिलीमीटर का प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम ये होता है कि जो लोकल वेंडर्स होते हैं उनको इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। कुछ रेगुलेटरी चैलेंजेस भी होते हैं, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, इस कीवर्ड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलिए चलते हैं अगले आर्टिकल्स की तरफ, जहां पे हम देखेंगे कंपटीशन इन डिजिटल मार्केट। डिजिटल मार्केट क्या है सबसे पहले वो समझ लेते हैं। तो डिजिटल मार्केट का डेफिनेशन, क्योंकि आपको जरूरत इसलिए होगा क्योंकि मेंस में जब आप आंसर लिख रहे होंगे तो अगर आपसे डिजिटल मार्केट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे पहले उसको क्या करना होगा, उसको डिफाइन करना होगा। तो उसका डेफिनेशन क्या होगा, मैंने बहुत ही लेमैन में इसका डेफिनेशन तैयार किया है कि डिजिटल मार्केट्स ऑल्सो नोन एज ऑनलाइन मार्केट्स। और ये क्या हो जाता है, कॉमर्शियल स्पेस होता है जहां पे बिजनेसेस एंड कंज्यूमर्स इंटरेक्ट करते हैं आपस में। मतलब ये फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये सभी के सभी, मिंत्रा, ये सभी के सभी डिजिटल मार्केट के अंदर में आता है। देखते हैं कि आखिर हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। तो अभी 15th एनुअल डे सेलिब्रेशन ऑफ द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। आप कमेंट में बता सकते हैं कि अभी के समय में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन कौन है। हमेशा ये न्यूज़ में रहता है क्योंकि अपने जो ये रेगुलेटरीज, ये जो अपने डिसीजंस देता है, जो अपने ये सर्वे देता है, उस पर इस लोगों की नज़र बनी रहती है और यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो ये बोला गया है कि वहाँ के जो चेयरपर्सन है, जैसे कि मैंने आपको नाम लिया, उन्होंने कंसर्न जाहिर किया है डिजिटल मार्केट्स के ऊपर, क्योंकि जिस तरीके से स्कैम हो रहे हैं, जिस तरीके से फ्रॉड हो रहा है, जिस तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल पा रहा है लोगों को, क्योंकि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का मैंडेट ही यही है कि आप कंपटीशन को लेवल प्लेइंग फील्ड पे लेकर जाएं। तो जिस तरीके से लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल पा रहा, उसको लेकर कंसर्न जाहिर किया है इनकी जो चेयरपर्सन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे सुंदरबंस की। आपको पता है सुंदरबन क्या है। तो सुंदरबन की अगर मैं बात करूं तो डेल्टा है कहाँ पे, अगर मैं इंडिया को आपको एक्सप्लेन करूं तो आपको पता है यहाँ से गंगा रिवर निकलती है और यहाँ से वेस्ट बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में इंटर करती है, फिर बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। इस रीजन से ब्रह्मपुत्रा निकलती है और आसाम से होते हुए बांग्लादेश में जाके मिलती है। और यहाँ पे एक और रिवर होती है मेघना। पद्मा, मेघना और गंगा आपस, ब्रह्मपुत्र आपस में मिलकर कन्फ्लुएंस बनाते हैं। उसी कन्फ्लुएंस पे एक रीजन है जिसको बोलते हैं सुंदरबन और उसको बोलते हैं मैंग्रोव। तो जो 40% जो है हमारा सुंदरबन वो इंडिया के पास है, बाकी का जो रह गया वो बांग्लादेश के पास है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी हिस्सा है। इसको कब डिक्लेयर किया गया था, 1987, जो इंडिया का जो पार्ट है। और 1997 में बांग्लादेश के पार्ट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया गया था। इसी के साथ साथ मैंने आपको वेटलैंड्स के भी जो लेक्चर्स में भी बताया था इसके बारे में कि सुंदरबन वेटलैंड भी है। इसको वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस जनवरी 2019 में डिक्लेयर किया गया था। रामसर साइट भी है, रामसर के बारे में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो अभी ये न्यूज़ में क्यों है, चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अभी यहाँ पे बोला गया है साइंटिस्ट के द्वारा कि सुंदरबन में जो है ना एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल होगा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए वहाँ का जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वेस्ट बंगाल के अंदर में। तो ये कुछ फैक्ट्स था जो मैंने आपके सामने रखा सुंदरबन को लेकर। आगे कुछ और भी फैक्ट्स को देखते हैं। यहाँ पे देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर कंट्रोल करता है प्रे पॉपुलेशन को और मेंटेन करता है यहाँ के इकोसिस्टम बैलेंस को। आपको पता है फूड चेन कैसे काम करता है, तो इसी को कंट्रोल करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था यहाँ पे। और सुंदरबन में रॉयल बंगाल टाइगर, जो कि बहुत ही ज़्यादा बहुलता में वहाँ देखने को मिलता है। प्रोटेक्टिंग टाइगर्स इंश्योर अ हेल्दी हैबिटेट फॉर अदर स्पीसीज। अब अगर टाइगर रहेगा तो बैलेंस एस्टेब्लिश करके रखेगा, बैलेंस को बनाए रखे। चलते अगले स्लाइड के ऊपर और अब हम देखेंगे इशू ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो अभी हालिया में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है जिसने कि क्रिटिसाइज किया है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को, दिल्ली गवर्नमेंट के। तो क्या इश्यूज हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सॉलिड वेस्ट जो कंपोजिशन है वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसी के साथ साथ एडिशनल कंपोनेंट्स जो उसमें ऐड हो जाते हैं, सॉलिड वेस्ट में जो एडिशनल कंपोनेंट आ जाते हैं वो भी एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के सामने।
एनुअल वेस्ट जनरेशन, जो कि इसको किसी भी तरीके से कम नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट, इसको कोई निदान नहीं हम ढूंढ पा रहे हैं, इसका हम सस्टेनेबिलिटी पे बात नहीं कर पा रहे हैं, और जो ग्लोबल कंट्रीब्यूशन है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हमें देखने को मिल रहा है। सो अगले स्लाइड में चलेंगे और यहाँ हम देखेंगे स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया को। अभी स्पाइसेस को लेकर बहुत सारी खबरें आ रही हैं, बहुत सारे ऐसे स्पाइसेस के जो ब्रांड हैं उन पे भी प्रश्नवाचक चिन्ह देखने को मिल रहे थे। तो इसी में जो स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया है वो चर्चा में आ गया है, तो उसको पढ़ लेना जरूरी है। आखिर चर्चा में क्यों आया है? एक सबस्टांस है एथिलीन ऑक्साइड, पीटी में पूछा जा सकता है क्या है। तो स्पाइस में यूज किया जाने वाला एक कमोडिटी है, तो उसको बोला गया है कि क्या ये इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है या फिर नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में। देखो, इसका जो गठन हुआ था स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया को, वो किया गया था 1987 में, फरवरी 1987 में, अंडर द स्पाइसेस बोर्ड एक्ट 1986 के तहत। इसी के साथ साथ कुछ और चीज़ों की भी गठन करी गई थी, जैसे कि कार्डमम बोर्ड 1968, स्पाइसेस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल 1960। ये जो स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया है एक स्टैट्यूटरी कमोडिटी बोर्ड है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, जो 5 अलग अलग कमोडिटी बोर्ड है उसमें से एक है। चलते अगले स्लाइड के ऊपर और हम यहाँ देखेंगे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट के बारे में। अभी यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है। उस रिपोर्ट में बोला गया है, और हालांकि इसका 3rd एडिशन है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, 2024 में यह बताया गया है, डिटेल्ड एनालिसिस दिया है किसके बारे में, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड फ्रॉम 2015 से 2021। 2015 से 2021 के बीच में जितने भी इलीगल ट्रेड हो रहे थे वाइल्ड लाइफ के, उसके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस, डिटेल्ड रिपोर्ट दिया गया है। किनके द्वारा? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट के द्वारा, या फिर जो इनका जो यूएन ऑफिस है ड्रग्स एंड क्राइम के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई है। क्या की हाइलाइट्स है उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एनिमल्स, इसमें जो बोला गया है, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मोस्ट अफेक्टेड, सबसे ज़्यादा इन्हीं को प्रॉब्लम आ रही है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। इलीगल एनिमल ट्रेड बताया गया है और इलीगल प्लांट ट्रेड के बारे में बात करी गई है। चलिए चलते अगले स्लाइड के ऊपर। देखिए, ये जो वर्ड है ना, PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है, तो आपको इसके बारे में भी जान लेना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने, आपने देखा ही होगा, बहुत सारा न्यूज़ आर्टिकल्स आपने पढ़ा ही होगा, बहुत दिनों से चर्चा में है, करीब 6 से 7 महीने से तो लगातार हर दिन रनिंग कमेंट्री हो ही रही है इसकी। तो मैं इसी एक ही चीज़ को बार बार रिपीट नहीं करूँगा, बस मैं आपको एक थोड़ा सा इंसाइट दे दूँ कि फिर से चर्चा में आ गया है, जिसकी वजह से आपको इसको फिर से रिवाइज कर लेना होगा। देखिए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि आपका जो अरेस्ट करने का जो पावर है ना, वो अनलिमिटेड नहीं है, लिमिट्स हैं उसमें, और उसको लिमिट करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। आपको पता ही होगा 2021 में इसमें अमेंडमेंट किया गया था, कुछ चेंजेस करी गई थी, जिसकी वजह से उनके पास बहुत ही ज़्यादा अनलिमिटेड पावर आ गया था कि आप किसी के भी प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट कर सकते हैं, जब्त कर सकते हैं, और उसको अरेस्ट भी किया जा सकता है ईडी के द्वारा, और ईडी जब तक ना चाहे तब तक बेल नहीं मिलेगा उस पर्सन को जिसको इस एक्ट के तहत अरेस्ट किया गया है। इसका एम क्या था? मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, इलीगल एक्टिविटीज जैसे कि ड्रग ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग, आतंकवाद को जो फाइनेंस कर रहे हैं उसको रोकना इनका मैंडेट था। चलिए चलते अगले स्लाइड के ऊपर, और आज का लास्ट ये डिस्कशन रहेगा, लास्ट स्लाइड रहेगा, जिसमें कि हम बात करेंगे जो 19वां सेशन हुआ यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट के ऊपर, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, इंडिया ने अभी हाल ही में पार्टिसिपेट किया है किसमें? यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट, UNFF में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में, अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। इसमें इंडिया का जो प्रेजेंटेशन था उसमें कौन कौन सी मुख्य बातें थी जिसपे कि इंडिया का बहुत ही ज़्यादा एम्फेसिस था, उन चीज़ों को समझ लेते हैं। सबसे पहले फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट की बात उठाई गई थी इंडिया के द्वारा। आपको पता है इंडिया बहुत ही ज़्यादा इसका विक्टिम रहा है। उत्तराखंड के जंगलों में आपने आग लगने की खबर हमेशा सुनी ही होगी। ग्लोबल फायर मैनेजमेंट हब की बात करी गई है कि अगर मान लो कहीं पे फायर जैसी क्राइसिस आती है तो उसको मैनेज कैसे किया जाएगा, और मॉडल फॉरेस्ट एक्ट की भी बात करी गई है कि कुछ ऐसे एक्ट लेकर आएंगे जैसे जिसको कि मॉडल फॉरेस्ट की तरह डेवलप किया जाएगा।
तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने पूरे 1 वीक का करंट अफेयर्स को समझा, उसके एनालिसिस को भी समझा। इसी के साथ साथ एक डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने आपके सामने पेश करने की कोशिश की। तो आज से ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी, हर सप्ताह आपको ये लेक्चर मिलता रहेगा। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।